ये जो अमेरिका और ईरान की डील थी, ये डील फेल हो गई और इस डील के फेल होने पर सबसे ज्यादा दुखी अगर पाकिस्तान हुआ है तो इसके साथ साथ और भी कुछ देश हैं जो दुखी हुए हैं और जिनके पास चारा नहीं बच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद ये जो स्क्रीन पर आप इंसान देख रहे हैं, इनका कहना है कि भारत और चीन को अब पैसे देने चाहिए। और क्यों पैसे देने चाहिए? वहीं बांग्लादेश भी अब पूरी तरीके से भारत के शरण में आता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आते हैं और भारत में मुलाकात होती है। अजीत डोभाल से भी मुलाकात होती है और इसलिए मुलाकात होती है क्योंकि ये पहले एनएसए रह चुके थे। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि 9 अप्रैल की सुबह बांग्लादेश के ये जो विदेश मंत्री थे डॉक्टर खलीलुर रहमान, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ ही निकले एक ही विमान में सवार होकर मॉरिशस में चूंकि एक बैठक होनी थी, इंडियन ओशियन की बैठक, और इसमें ये पहुंचे। अब फ्लाइट के अंदर भी डिप्लोमेसी चल रही थी, इन दोनों की खास बात जरूर चल रही थी। अब इसे आप ऐसे एहसास कीजिए कि कुछ दिनों तक हालात ऐसे थे कि कोई मीटिंग नहीं हो रही थी और अब ऐसे हुए कि पहले वो भारत आए, भारत में बातचीत हुई, फिर भी बात और आगे करना है, इसके लिए दोनों साथ मिलकर मॉरिशस गए, एक ही प्लेन में बातचीत करते हुए पहुंचे। अब ये जो अचानक से बदलाव आया है, ये अचानक से बदलाव क्यों आया है? पहली बात तो ये कि भारत के पड़ोसियों में ज्यादातर ऐसी प्रथा रही है कि जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो वो पहले भारत आता है, भारत की तरफ से न्योता भी दिया जाता है और भारत आता है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने इस प्रथा को तोड़ा था और इसके बाद ये अंदाजा किया जा रहा था कि क्या तारिक रहमान भारत आएंगे या नहीं आएंगे। अभी फिलहाल तारिक रहमान की तरफ से एक आंसर दिया गया है कि मैं भारत आऊंगा और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि पीएम मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हो। क्या ये सिर्फ कूटनीति के बल पर हो रहा है? ऐसा नहीं है, सिर्फ ये कूटनीति के बल पर नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि तारिक रहमान जैसे नेता बहुत अच्छे से समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। अपने देश के लिए भला बुरा ये समझ सकते हैं। अभी का सीन क्या हुआ है, अभी इन्होंने भारत से एक तो तेल की मदद ली, इसके बाद ये रूस से भी तेल खरीदने लगे और रूस से भी गैस खरीदने लगे। लेकिन समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई कि जिस तरीके से इस युद्ध ने दुनिया के सप्लाई चेन में रुकावट ला दिया है, साउथ एशिया में सबसे बड़ा बदलाव हो गया है। इस बदलती तस्वीर के बीच अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी मजबूरी भी आ गई है। हालात ऐसे हैं कि अब रूस से कच्चा तेल खरीदने के बावजूद बांग्लादेश उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और अब उसे भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। अब मौजूदा स्थिति में एक नया मॉडल उभर रहा है जिसमें बांग्लादेश रूसी कच्चे तेल को भारत में रिफाइन कराकर फिर अपने देश ले जाएगा। ये मॉडल उसकी जरूरत भी पूरा करेगा और भारत की भूमिका को भी मजबूत करेगा। बांग्लादेश की सबसे बड़ी दिक्कत उसकी रिफाइनिंग क्षमता है। चटगांव में मौजूद उसकी मुख्य रिफाइनरी हल्के कच्चे तेल के लिए बनाई गई है, जबकि रूस से आने वाला तेल भारी ग्रेड का होता है। ऐसे में इस तेल को प्रोसेस करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि खरीदा गया कच्चा तेल वो अपनी ही रिफाइनरी में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और अब उसे दूसरा रास्ता तलाशना पड़ रहा है। यहीं पर भारत की एंट्री होती है, उसकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। भारत की रिफाइनरियां दुनिया की सबसे एडवांस और जटिल रिफाइनरियों में से गिनी जाती है, जो हर तरह के कच्चे तेल को आसानी से प्रोसेस कर सकती है। अब इस व्यवस्था में खरीदा हुआ रूसी कच्चा तेल भारत भेजेगा, जहाँ उसे रिफाइन किया जाएगा और फिर तैयार ईंधन वापस बांग्लादेश पहुंचाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लागत और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बांग्लादेश ही उठाएगा। इस पूरे मॉडल को लागू करने में शेख हसीना का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उसने पहले ही भारत के साथ मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। भारत और बांग्लादेश के बीच बनी इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन पहले से ही
ईंधन सप्लाई को मजबूत रास्ता दे चुकी है। नुमालीगढ़ से बांग्लादेश की डीजल की सप्लाई का मॉडल पहले से ही काम कर रहा है, जिसे अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ ये प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि समय और लागत भी कंट्रोल में रहेगा। ये पूरा घटनाक्रम दिखा रहा है कि भारत तेजी से एक बड़े एनर्जी हब के रूप में उभर रहा है। अपनी जरूरत से ज्यादा रिफाइनिंग क्षमता होने की वजह से भारत और पड़ोसी देशों के लिए सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग सेंटर भी बनता जा रहा है। इससे भारत की भूमिका क्षेत्रीय सप्लाई चेन में और मजबूत हो रही है और वो एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आ रहा है। ये मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े जियोपॉलिटिकल मायने भी छिपे हैं। एक तरफ रूस को अपने कच्चे तेल के लिए नया बाजार और रास्ता मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत इस पूरे सिस्टम में एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर पकड़ मजबूत कर रहा है। भविष्य में यही मॉडल अब दक्षिण एशिया के और भी देश होंगे जो भारत के पास आएंगे कि हमारे तेल को आप रिफाइन करो। अभी बांग्लादेश न सिर्फ तेल बल्कि 200 इंडियन कोचेज भी खरीद रहा है 2027 तक में, और ये दिखा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में यूनुस के कार्यकाल में संबंध थे, वो संबंध अब बदल गए हैं। खैर, अब मैंने शुरू में आपको इस आर्टिकल की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही एक ऐसा काम किया है जिस काम ने भारत को बढ़त दिला दी है। सिचुएशन अब ऐसा हो रहा है कि उसके बाद और बढ़त मिलती जा रही है। अभी जो आपने देखा, बांग्लादेश भारत से तेल चाहिए, भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाह रहा है, श्रीलंका के साथ भी सीन ऐसा है। इसके लिए थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप को भी बोलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इकोनॉमिक स्थिति, इसने कई सारे संस्थानों को पैसा देना बंद कर दिया। कई फालतू जगह पैसे जाने बंद हो गए। ये है एनआरसी के चीफ, नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल के, और इनका कहना है कि अमेरिका ने अब पैसे देने बंद कर दिए हैं, चाइना और भारत को पैसे देने चाहिए। चाइना तो फिर भी कुछ मिलियन डॉलर देता है, लेकिन भारत तो बिल्कुल भी नहीं देता है। भारत तो चांद के अंधेरे वाले इलाके में भी उतर चुका है, लेकिन कभी हमारी तरफ नहीं देखता है। ये भारत से पैसे मांग रहे हैं। जो रिफ्यूजी वगैरह होते हैं, सीरिया के और भी कई जगहों के रिफ्यूजी, उनके लिए ये जो एनजीओ टाइप संस्था है या काउंसिल है, ये संस्था मदद भेजती है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अब फालतू के खर्चे बंद कर दिए हैं और इसका असर भारत के पड़ोसियों में भी दिख रहा है, भारत के अंदर भी दिख रहा है। उधर से जब मदद बंद होती है तो पड़ोसी देश कोशिश करते हैं कि पड़ोसियों के साथ रिश्तों को अच्छा रखा जाए। अब मैंने क्यों कहा कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। वैसे तो इनके स्पीकर जो बैठे हुए थे, ईरान के स्पीकर, बातचीत करने के लिए, इसमें उन्होंने सारा दोष अमेरिका के ऊपर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस राउंड के नेगोशिएशन में, यानी उम्मीद इनको है कि और भी राउंड होंगे, पर अभी अमेरिका ने इन्हें घेर लिया है और अगर युद्ध शुरू होता है तो ईंधन की जरूरत और भी ज्यादा पड़ने वाली है। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों को, भारत को भी दिक्कत होगी, लेकिन भारत ने अभी इतने देशों के साथ संपर्क बना लिया है कि संभवतः भारत अपनी समस्याओं को हल कर पाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।